हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस मोटिव है। यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ठीक है, क्लब्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कवर हो जाती है। अब जैसे फाइनल अकाउंट हम जब करते थे तो वहाँ पे हम निकालते थे प्रॉफिट या तो लॉस। सेम एनपीओ का मकसद ऐसे प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को यहाँ पे एक डिफरेंट टर्म दिया गया है जिसका नाम है सरप्लस, और लॉस को एक नया टर्म दिया गया है जिसका नाम है डेफिसिट। अगेन फाइनल अकाउंट में हमें इनकम और एक्सपेंस को बाइफरकेट करना पड़ता था, ट्रेडिंग में जाएगा कि पेन में जाएगा, ये सोचना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एनपीओ में आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली इनकम रहेगा और एक्सपेंस रहेगा, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है, तो डायरेक्टली आप पोस्टिंग में आपको एक हेक्टिक पर थोड़ा कम हो जाता है कि डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर सकते हो। अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है ये चैप्टर में? प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है कि सब्सक्रिप्शन में ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्टी अराइज होती है कि सब्सक्रिप्शन को कब कैसे ट्रीट करना है, कैसे एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। और एक एक सिनेरियोज़ को हमने कवर किया है सो दैट कि आपको डिफ़िकल्टी अराइज ना हो। आप वीडियो को आराम से देखिए, समझिए एक एक कॉन्सेप्ट को, और आप इजीली सबको सॉल्व कर पाओगे क्योंकि मैंने एक एक सिनेरियो को अलग अलग कवर किया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और कभी ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी होती है। अब जब बनानी पड़ेगी तो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि सब में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट है वो आपको सब में दी हुई है। दूसरा नीचे लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग, ये आपको दिया हुआ है, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग बट योर कैश एंड बैंक अकाउंट, कि पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है, रिसीट एंड पेमेंट। अब रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ पे आपको देखो ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 24। ये ईयर से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। हमारा करंट ईयर क्या होगा? अगर साल क्लोज हो रहा है 24 को तो शुरू कब हो रहा होगा? अप्रैल 23 में। तो 23 एंड 24 ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर। तो रिसीट एंड पेमेंट के जब क्लोजिंग डेट दी रहेगी वहाँ से हम अपने हमारे करंट ईयर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। करंट ईयर हो गया 23 24, ये बेसिक समझ में आ गया इतना। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है और ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि रिसीट साइड में, यानी कि पैसे आने के दो तरीके हैं। रिसीट साइड में दो चीज़ लिखी है, इनकम एंड लायबिलिटी। रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, पैसे आने के दो तरीके, या तो इनकम होगी या तो मेहनत से कमा लो, या तो लायबिलिटी या तो हम कर्जा ले लेंगे, किसी से भीख मांग लिया हमने कि जब पैसा दे भाई, अभी नहीं है। तो इनकम के दो तरीके, एक तो रिसीट के दो तरीके, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अब इनकम में क्या क्या मिलेगा आपको? मेन जैसे मैंने बोला सब्सक्रिप्शन, ट्यूशन फीस, एंट्रेंस फीस, अगर कोई मेडिकल वगैरह है तो डिस्पेंसरी रिसीट, ठीक है। तो ये सब आपको फीस वगैरह आपकी जो भी होगी इनकम होगी, डोनेशन। अब लायबिलिटी में क्या रहेगा? लायबिलिटी में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है तो वो हमारा अकाउंट होगा लायबिलिटी में, ठीक है। या तो लिखा रहेगा लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ज़्यादातर लायबिलिटी में आता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में जो बोलेगा उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। बट स्टार्टिंग में नॉर्मल सिर्फ डोनेशन लिखा है, एंट्रेंस फीस लिखा है, एडमिशन फ़ीस लिखा है, ट्यूशन फीस लिखा है, सबको आप क्या मानोगे? आप मानना इनकम, ठीक है। लायबिलिटी में बहुत कम चीज़ मिलेगी आपको, फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से हम उसको डील कर लेंगे। नाउ पेमेंट। पेमेंट में भी जब हम खर्चा करेंगे तो दो ही चीज़ के लिए पैसा जाएगा, या तो हम एक्सपेंस करेंगे या तो हम एसिड परचेस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट एंड सो ऑन। एसिड में क्या क्या आ जाएगा आपका? फिक्स डिपॉजिट में जमा किया, कहीं इन्वेस्ट किया, फर्नीचर, मोटर कार, या ना कोई एसिड परचेज कर रहे हैं हम, तो ये दो चीज़ें हमारे पेमेंट में आएगी। तो रिसीट में पैसे आने के दो तरीके, इनकम और लायबिलिटी। पेमेंट में दो, एसिड एंड एक्सपेंसेस। ये बेसिक समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इनको पुट ऑन कैसे करना है? इनको पुट ऑन कैसे करना है? आपको सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन में हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहेगा, लेकिन इनकम जो आती है वो आती है क्रेडिट साइड में और एक्सपेंडिचर जो आता है वो आता है डेबिट साइड में। ऐसा मत कर देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख के इनकम पहला देखा और पहला डेबिट में इनकम लिख दिया और एक्सपेंडिचर दूसरा वर्ड देखा और क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर लिख दिया, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसे कहते हैं, डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंडिचर आएगा, और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। देखो यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, जैसे हम फाइनल अकाउंट करते हैं वहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, बट यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख के शो करना है, ठीक है। अगेन डेबिट क्रेडिट आ जाएगा आपका। नीचे आपके बन जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे आप बनाते हो लायबिलिटी एंड एसेट। अब रिसीट साइड में देख लो आप, जैसे ही आपकी इनकम थी, इनकम एग्जैक्टली यहाँ पे आ गई क्रॉस में, लायबिलिटी एग्जैक्टली स्ट्रेट आ गई। ओपनिंग लायबिलिटी दिख रहा है जो लास्ट एरो ये वाला, जो ओपनिंग लायबिलिटी अगर कुछ ओपनिंग जैसे कैपिटल फंड दिया होगा या कोई बिल्डिंग फंड दिया होगा वो एग्जैक्टली स्ट्रेट गिर जाएगा। सेम गोज विथ पेमेंट साइड, एक्सपेंस अगर है तो वो डायरेक्टली क्रॉस आ जाएगा। एसेट जो अभी मैंने परचेज़ किया और रिसेंटली वो यहाँ आ जाएगा, और ओपनिंग में अगर कोई पुराना एसेट पड़ा हो तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो आपको बेसिक ओवरव्यू समझ में आया कि हमें करना क्या है। दो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, हमें उसको एनालिसिस करना है। रिसीट साइड में दो चीज़ मिलेगी, पेमेंट साइड में दो चीज़ मिलेगी, हमें उसे प्रॉपरली पोस्टिंग करनी है, और ये बेसिक पोस्टिंग आपके लिए इतनी हार्ड नहीं रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच कि बेसिक क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट आपका फेवरेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में देखो, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में मैंने लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 22-23। तो ये पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट, मैंने बताया था रिसीट एंड पेमेंट इज नथिंग बट आर कैश अकाउंट। 31 मार्च 24 यानी कि हमारा करंट ईयर मैंने क्या बताया था आपको, हो गया था 23-24। यहाँ से हमने जज कर लिया था कि ये 23-24 हमारा करंट ईयर है। फाइन। अब आप रिसीट एंड पेमेंट साइड के डेबिट साइड में देखिए, आपको पूरा सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया है। रिसीट का मतलब पैसे आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर 22-23, 23-24, 24-25, पहले इन तीनों में से हम हमारा करंट ईयर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। करंट ईयर हमारा है 23-24, 23-24 करंट ईयर है, तो वो हो गई हमारी इनकम, बाजू में लिख देंगे आई। 24-25 नेक्स्ट ईयर है, मतलब पैसा तो मिला है बट इस साल के लिए नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई कि हमें सर्विस देना बाकी है। तो 23-24 नेक्स्ट ईयर, उसके बाजू में लिख देंगे एल यानी कि लायबिलिटी। और फिर जो बचा 22-23 यानी कि वो हो गया लास्ट ईयर, उसको बाजू में हम लिख देंगे कंपेयर। क्या लिख देंगे? कंपेयर, कि हमें कंपेयर करना है। अब कैसे कंपेयर करना है ये देखिए। आउटस्टैंडिंग में देखो, जैसे कि 22-23 में समझ लो मुझे 10,000 लेने थे, रिसीट साइड में उसने मुझे 8,000 दे दिया। 10 में से अगर मुझे 8 मिल गया है, अभी भी मुझे कितना लेना बाकी है? 2,000 लेना बाकी है, तो वो हमारे एसेट में आ जाएगा। यहाँ पे 10 लेना था, 8 मिल गया है, 2 लेना बाकी है, तो वो आ जाएगा एसेट में। कौन साल का लेना बाकी है? 22-23 का। ठीक है, अभी भी पुराने साल का पैसा अभी तक आया नहीं है, हम ऐसे साइड में लिख देंगे। छोड़ तो नहीं देंगे ना कि 10 में से 8 दिया, 2 मत दे, चल भूल जा, नहीं ना। 2000 वापस से लोगे और लिखोगे 2000 के बाजू में कि भैया अभी भी मेरा 22-23 का 2000 लेना बाकी है। अच्छा, अगर 8 की जगह मुझे लेना था 10 और 10 पूरा मिल गया, लेना कितना? 10 और 10 पूरा मिल गया। अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, डैश। भाई जितना लेना था उतना पूरा दे दिया ना, बात खत्म। अब ऐसी साइड में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिंपली लिखा हूँ कि आप इजीली क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना कि पहले एसेट में कितना दिख रहा है, कि ओपनिंग में कितना दिख रहा है, लेना कितना था और मिला कितना, देन कंपेयर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में सिंपली है, जैसे कि करंट ईयर है, करंट ईयर को आप लिख दोगे इनकम साइड में, और जो नेक्स्ट ईयर है जैसे आपने एल लिखा था उसको एकदम स्ट्रेट गिरा दोगे लायबिलिटी साइड में। समझा? तो अगर 3 डिफरेंट ईयर्स दिए रहेंगे तो उन 3 डिफरेंट ईयर में से पहले आप अपना करंट ईयर आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखोगे कि नेक्स्ट ईयर कौन सा है और लास्ट ईयर कौन सा है। नेक्स्ट ईयर के बाजू में लिख देना लायबिलिटी, और अगर लास्ट ईयर रहेगा तो उसके बाजू में लिख देना कंपेयर। फिर प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेंगे, अगर सेम अमाउंट मिल गया है तो कुछ नहीं लेंगे एसेट साइड में, और अगर कुछ कम मिला है तो जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे एसेट साइड में। पहला सिनेरियो समझा सब्सक्रिप्शन का? ओके, डन।
नेक्स्ट सिनेरियो, अब यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। मतलब पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा करंट ईयर क्या है। अब करंट ईयर में भी हमको कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, यानी कि उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारी मेन इनकम है। ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया हूँ। रिसीट एंड पेमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कि मतलब 50,000 यू हैव रिसीव्ड। नीचे एडजस्टमेंट लिया हूँ, ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 3,000। जब मैंने फाइनल अकाउंट कराया था, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी एकदम सिंपल, कि जब भी आप वर्ड देखो आउटस्टैंडिंग, क्या कर लेना मैंने बताया था, ऐड कर लेना और एग्जैक्टली स्ट्रेट, इतना बताया था। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। प्लस मैंने यहाँ पे एंट्री वाइज भी कवर किया हूँ, सो दैट कि जिनको प्रोफेशनली करना हो तो वो एक एंट्री भी समझ ले कि एंट्री वाइज कैसे होता है। ठीक है, पहले आप देखो, जैसे सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसीट में सब्सक्रिप्शन हमारी मेन इनकम है, मैंने इनकम में लिख दिया 50,000। एडजस्टमेंट कितने फिट होते हैं, 2। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग वर्ड देखा, पहले क्या कर लेंगे, ऐड, चलो ऐड कर लिया और एग्जैक्टली स्ट्रेट गिर जाएगा। अब इस बार स्ट्रेट कहाँ गिर रहा है, एसिड साइड में गिर रहा है। और अमाउंट कौन सा वाला आएगा, जो एडजस्टमेंट में होता है, 3,000। ठीक है, बाहर वाला अमाउंट नहीं आता। तो 50,000 में 3,000 प्लस किया, बाहर आ गया 53। एंड एसिड साइड में अमाउंट आएगा 3,000, क्योंकि 3,000 अभी भी हमें लेना बाकी है और ये हमारा एसिड है। ये हो गया। अब प्रोफेशनली एंट्री वाइज कैसे होगा, जनरल एंट्री कैसे होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, एसिड बढ़ा, टू सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम बढ़ी। तो एक तो एसिड में लिख दिया मैंने 3,000 कि भाई 3,000 लेना है, और टू सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ी, इनकम को कैसे बढ़ाऊँ मैं, प्लस करके। तो ये हो गया प्रोफेशनल। ठीक है, और अगर जनरल एंट्री में आपको अभी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि हमारे रिवीजन लेक्चर है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो जिनको एंट्री वाइज आता है वो एंट्री वाइज ही रिवाइज करे, सो दैट कि वो प्रोफेशनल ही मेंटेन रहे अपना, उनका दिमाग ये सब एकदम बेसिक में मत जाए कि एग्जैक्टली स्टेट है। ये तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ लोग को एंट्री नहीं आती, सो दैट कि वो ऐड और लेस के करके कुछ कर पाए। यहाँ तक समझ में आया कि सब्सक्रिप्शन पहले मैंने इनकम में लिख दिया, जैसे ही वर्ड देखा आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, ऐड और एग्जैक्टली स्ट्रेट, बात खत्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सिनेरियो कवर किया है वो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा हमें एडवांस में मिल गया है फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब पहले ही पैसा मिल गया है, प्री रिसीव्ड, पहले ही। ठीक है, अब आप यहाँ पे अमाउंट देख रहे होंगे कि सब्सक्रिप्शन में रिसीट एंड पेमेंट में 50,000 दिया है, सेम अमाउंट लिया है मैंने। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है तो क्रॉस आ जाएगा और 50,000 लिख देंगे इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कितने फिट होते हैं, 2। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹6,000 रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड मतलब सब्सक्रिप्शन के अंदर, मतलब जो 50,000 जो पैसा मिला है ना, इसके अंदर ये 6,000 भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस साल के लिए नहीं है, ये अगले साल के लिए पैसा मिला है, यानी प्री रिसीव्ड हो गया, प्री रिसीव्ड। ठीक है, अब मैंने आपको फाइनल अकाउंट जब बताया था तो मैंने एक टर्म बताया था कि कहीं भी आप प्री वर्ड देखो, ये आपको समझ में आ जाए कि प्री रिसीव्ड है या प्री पेड है, तो प्री वर्ड को आप हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे, और दूसरा इफेक्ट क्या बोला था मैंने, क्रॉस करोगे। ठीक है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे सब्सक्रिप्शन में लिखा प्री, मतलब इसके अंदर इंक्लूड है ना, कोई भी चीज़ के अंदर इंक्लूड है, मतलब हमें इसको क्या करना है, क्लीन करना है। भाई इसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, इसको हटाओ, हटाएं कैसे, माइनस करके, माइनस कर दिया सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल की कमाई नहीं है, ये अगले साल की है, तो इनकम से कम करो। तो 50 में से मैंने 6,000 माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में आ गया 44। नेक्स्ट, लेस है तो मैंने बताया था क्रॉस, एग्जैक्टली देखो क्रॉस जा रहा है, किस साइड आ रहा है, लाइबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। डन, एकदम सिंपल। प्लस है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस। एंड प्रोफेशनल वाइज जनरल एंट्री क्या होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, मेरी इनकम कम हो रही है क्योंकि मैंने इनकम के अंदर इसके जोड़ के रखा था, इनकम कम हो गई, और सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर मेरी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई कि कभी ना कभी मुझे सर्विस देना बाकी है। ठीक है, तो एक तो मेरी इनकम कम हो गई तो इनकम से माइनस हो गया, और दूसरा लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए लाइबिलिटी में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल वाइज। डन, समझा, एकदम सिंपल। प्लस आउटस्टैंडिंग है तो प्लस एंड स्ट्रेट, प्री वर्ड है, प्री रिसीव्ड है या प्रीपेड है, माइनस एंड देन क्रॉस। नेक्स्ट सिनेरियो,
यहाँ लिखा है व्हेन टोटल सब्सक्रिप्शन इज़ गिवन। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट अभी तक चल रहा है। पहला वैरायटी हुआ, दूसरा वैरायटी, तीसरा वैरायटी है ये कि सब्सक्रिप्शन का भी टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ है। ओके, यहाँ देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट साइड में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, पहले से 6000 दिया हुआ है। फिर रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कि 50,000 हमें रिसीव्ड हुआ है। ओके, देन एडजस्टमेंट है। पहले एकदम बेसिक चीज़ें, जो रिसीट साइड में 50,000 है वो हमारे इनकम में आता है, वो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में जो भी चीज़ होती है उसके कितने इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट ही होता है, ठीक है। और एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट होते हैं, 2। तो एक इफेक्ट 50 का मैंने यहाँ दे दिया। अब जो ये 6000 है जो लायबिलिटी साइड में है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कि मुझे पहले ही पैसा मिल गया था। अब मुझे बताओ ना, अगर ये मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, मतलब अगर पिछले साल मुझे एडवांस पैसा मिला है, पिछले साल अगर मुझे एडवांस पैसा मिला है तो वो किस साल के लिए मिला होगा, इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए। अगर लास्ट ईयर मुझे कोई पैसा एडवांस में दिया है तो किस साल के लिए दिया होगा, इस साल के लिए दिया होगा। तो वो इस साल की तो कमाई होनी चाहिए ना। पिछले साल की अगर लायबिलिटी है तो इस साल की क्या होनी चाहिए, कमाई होनी चाहिए ना। तो ये देखो लायबिलिटी वाला यहाँ पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर, ये 6000 मेरी पहले लायबिलिटी थी, लेकिन इस साल की तो मेरी इनकम है ना, क्योंकि उसने पहले एडवांस में दिया था तब लायबिलिटी है, लेकिन इस साल मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये ऐड हो गया, टोटल हो गया 56। यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। लिखा है देयर आर 600 मेंबर्स, ईच पे ₹100। मतलब यहाँ पे दिया है कि टोटल जो मेंबर्स है वो 600 मेंबर है और हर एक मेंबर 100 रुपये दे रहा है। तो टोटल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 600 इंटू 100, टोटल वैल्यू आ गई 60,000। ये टोटल मेरा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कि इतना मुझे मिलना चाहिए था, पर असली में मुझे पैसा कितना मिला, सिर्फ 56 मिला। असली पैसा कितना मिला, सिर्फ 56 मिला। क्यों के लिए, अभी भी मेरा कितना, ये देखो ये रहा 56, ठीक है, 56 मिला। 60 में से अगर मैं 56 हटा दूँ, कितना लेना बाकी है, 4000। कितना लेना बाकी है, 4000 अभी भी लेना बाकी है। और ये 4000 मेरा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी भी मुझे ये लेना बाकी है। और जैसे ही आउटस्टैंडिंग आएगा, मैंने क्या बोला था, एक तो ऐड होगा और एक स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लायबिलिटी में गिर जाएगा 4000। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे 4000 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि 4000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर डायरेक्टली दिया होता तो आप ऐड करते और स्ट्रेट गिरा देते, लेकिन यहाँ पे मिसिंग फिगर दिया हुआ है, समझा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ था, तो इसको वापस एक बार देख लो। पहले आपको 50,000 दिया है जो नॉर्मली आपने इनकम में लिख दिया। अच्छा, लायबिलिटी साइड में 6000 दिया था जो कि पिछले साल की लायबिलिटी है, तो इस साल की तो वो इनकम हुई, तो वो इनकम में ऐड हो गया, टोटल हो गया 56। 600 मेंबर है, एक मेंबर ने 100 रुपये दिया, टोटल हो गया 60,000। अब 60 में से 56 माइनस कर दिया, तो डिफरेंस जो 4000 आया वो मैं ऐड करूँगा, और वो हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और वो सेम नीचे आ जाएगा। और अगर प्रोफेशनल जनरल एंट्री वाइज करेंगे तो एंट्री क्या हो गई, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। ये मेरी क्या कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, टू सब्सक्रिप्शन। ये कौन सी वाली एंट्री मालूम है, ये वाली, जो लायबिलिटी था ना, तो लायबिलिटी को कन्वर्ट करते हैं इनकम में, क्योंकि पिछले साल की लायबिलिटी क्लोज हो गई। पिछले साल की लायबिलिटी क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो पिछले साल की लायबिलिटी क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट, और इनकम बढ़ गई, ठीक है। बहरहाल आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके फाइन। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है, नॉर्मल है ये, मटेरियल या ड्रग्स या स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करके होता है ये, ठीक है। बहुत बार आता है और बहुत सिंपल है ये, कंफ्यूजिंग नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ऐसे साइड में नाम दिखेगा, स्टॉक ऑफ मटेरियल या स्टॉक वर्ड लिखा रहेगा, स्टॉक ऑफ मटेरियल या ड्रग्स या वॉट एवर इट इज, स्टॉक लिखा रहेगा, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट साइड में आपको परचेज साइड में लिखा रहेगा परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब ये पहले से था, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये मैंने परचेज किया। अब जो भी चीज़ क्वेश्चन में, ये दोनों तो क्वेश्चन है ना, तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में उनके तो एक ही इफेक्ट होंगे। ये जाएगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में कि कितना कंज्यूम्ड हुआ, कितना यूज़ हुआ। तो मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक यानी कि 5000 प्लस परचेज जो मैंने 40 परचेज़ किया हूँ, तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर लेंगे परचेजेस, तो टोटल हो गया 45।
अब एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3000 का, और क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं 2, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं 2। अगर हम फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक करते थे तो क्या करते थे, एक तो ट्रेडिंग की कैड में लिखते थे और एक एसिड में। और तभी मैंने बताया था आपको कि क्लोजिंग स्टॉक असली में कोई इनकम नहीं है, वो हमारे परचेज से माइनस होती है। मैंने बताया था फाइनल अकाउंट के टाइम पे कि जब भी गुड डिस्ट्रॉयड हो रहा था या गुड्स पार्टनर लेके जा रहा था या गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे या क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब की सब चीज़ परचेज से क्या होती है, एक्चुअली माइनस होती है। तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया था, अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट किया था फाइनल अकाउंट में। यहाँ पे देखो प्रॉपरली परचेज से क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक देख लो आप, माइनस हो रहा है। तो परचेज से माइनस हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ है। तो एक तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक लेस हो गया, और जैसे ही लेस है क्रॉस कर दो। लेस के बारे में मैंने बताया था, लेस है तो क्रॉस, ऐड है तो स्ट्रेट। तो लेस कर दिया 3000, एग्जैक्टली क्रॉस में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 3000। समझा? तो क्या चीज़ क्वेश्चन में दी रहेगी, ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एडजस्टमेंट से आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। और ये कहाँ आएगा पूरा का पूरा, एक्सपेंडिचर साइड में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में उसके 2 इफेक्ट, एक तो लेस एंड लेस है तो क्रॉस, सिंपल। और जर्नल एंट्री क्या होती है क्लोजिंग स्टॉक की, ये देख लो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट एसिड बढ़ा टू परचेज, परचेज एक्सपेंस कम हुआ। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक किससे सब्ट्रैक्ट होता है, परचेज से। समझा? पक्का? ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेम हमने फाइनल अकाउंट में भी कवर किया था, वही सेम यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में आपको दिखेगा एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंसेस के बाजू में लिखा है एनी एक्सपेंसेस। मैंने एज्यूम किया है एक रेंट करके लिया है मैंने, एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, तो मैंने एज्यूम किया है रेंट 4000। अब एक्सपेंस है, पेमेंट में लिखा है तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 4000 नॉर्मल। एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। क्या एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। आउटस्टैंडिंग वर्ड देखोगे क्या करोगे बच्चा, एक तो ऐड कर दोगे, वो जो एक्सपेंस का नाम है उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, और एग्जैक्टली स्ट्रेट गिरा दोगे लायबिलिटी में। ठीक है, सेम किया था फाइनल अकाउंट में। और जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस बढ़ेगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी बढ़ेगी। तो एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसलिए एक्सपेंस में जाके ऐड करते हैं हम, और एक आएगा लायबिलिटी में। ये हो गई प्रोफेशनल एंट्री। समझ में आ रहा है? ये एकदम बेसिक चीज़ें जो हमने फाइनल अकाउंट में कवर की थी, अगेन रिपीट हो रही है, तो इसलिए चैप्टर है इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ। बाकी आपको ये चीज़ थोड़ा ऑफ आ गई होगी, ऐड है तो स्ट्रेट, लेस है तो क्रॉस, एकदम सिंपल इसके हिसाब से भी जाओगे, बेसिक सम कर पाओगे, जिनको डिफ़िकल्टी अलग होती है नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्री वर्ड आ गया, दिमाग चलना चालू हो गया होगा, क्या करोगे, लेस, और दूसरा लेस है तो क्रॉस। ओके फाइन, तो सेम देख लो, एक एग्जांपल लिया है। पेमेंट साइड में मैंने लिखा है एनी एक्सपेंसेस, सेम रेंट लिया है 4000 का, रेंट है, एक्सपेंस में आएगा तो एक्सपेंडिचर में लिख दिया रेंट। प्रीपेड है भैया तो क्या होगा, माइनस, तो प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा। और एडजस्टमेंट में दिया था प्रीपेड रेंट 1000, तो प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस है तो क्रॉस, प्रीपेड रेंट 1000। अमाउंट याद रखना इनर कॉलम का आएगा, एडजस्टमेंट का जो अमाउंट होता है ना 1000, उसी के 2 इफेक्ट होते हैं, इसको मत लिख देना 3000 को। ठीक है, ओके। और प्रोफेशनली एंट्री वाइज क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट एसिड बढ़ेगा, इसलिए एसिड में आता है, और टू रेंट एक्सपेंस कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमने रेंट पहले ही भर दिया है। असली में खर्चा कितना हुआ है, 3 ही हुआ है इस साल का, बल्कि 1000 तो हमने ज़्यादा भरा है, इसलिए आउटर कॉलम में देखो 3000 आता है, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। समझा? ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट तुमको बार बार आता है एनपीओ में, इनकम टू बी कैपिटलाइज, कभी कभी आता है ना, एडमिशन 50% एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज, 70% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो ये वाले एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में आपको दिया है डोनेशन। ठीक है, अच्छा डोनेशन वर्ड हो या कोई वर्ड हो, उसके बाजू में अगर रेवेन्यू लिखा हो, रेवेन्यू लिखा हो, समझ आना वो इनकम है। ठीक है, रेवेन्यू लिखा हो इनकम है, और अगर बाजू में ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल, तो डायरेक्टली उसको कैपिटल में लिख देने का। ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फर्स्ट ट्रीट इट नॉर्मल इनकम।
तो उसको पहले नॉर्मली इसको इनकम जैसा ट्रीट करेंगे। अब एडजस्टमेंट देख लो भैया, 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो पहले हमने 10,000 को पूरा का पूरा क्या मान लिया, इनकम। तो 10,000 को डोनेशन को पूरा इनकम साइड में लिख दिया। अब 50% को क्या मानना है, कैपिटलाइज, मतलब इनकम को कम करना है और कैपिटल को बढ़ाना है। तो इनकम को कम करना है क्योंकि 50% को कैपिटल में डालना है, तो इनकम को कम करने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और लेस है तो क्रॉस, ठीक है, ये तो जाना ही है। तो 50% यहाँ से माइनस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 5,000। और जो ये 5,000 जो आपने इनर कॉलम में माइनस किया है, जो 5,000 इनर कॉलम में माइनस किया है, वही 5,000 जाके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बाय द नेम 50% डोनेशन। देखो डोनेशन के नीचे नाम आएगा 50% कैपिटलाइज कि कैपिटल में गया, और कैपिटल में नाम आएगा 50% डोनेशन के डोनेशन से आया। अपोजिट नेम लिख देना, ठीक है, क्योंकि डोनेशन को कम करना है, इनकम को कम करना है। कहीं भी ये रहेगा एडजस्टमेंट, इनकम को कोई भी कैपिटलाइज करना है तो इनकम को कम करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। और लेस करोगे तो इतना याद रखना कि क्रॉस जाने वाला है, तो लेस कर दिया, क्रॉस जाके लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, सिंपल। और प्रोफेशनल एंट्री करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट, मेरी इनकम कम हो गई, ठीक है, इसलिए इनकम से माइनस हुआ, टू कैपिटल फंड मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए लायबिलिटी में जाके ऐड हुआ। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ एसेट। यस, रिसीट साइड में मैंने आपको जब लिखा था फर्स्ट पेज पे, तो मैंने बताया था आपको रिसीट में दो चीज़ मिलती है कमाने के दो ज़रिए, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। बट कभी कभी पैसे आने का ज़रिया ये भी होता है कि हमने कोई ना कोई एसेट को सोल्ड कर दिया हो, तब पैसा आ रहा हो, रिसीट हो रहा हो, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जिसका क्वेश्चन आता है, तो ये मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये वाले एडजस्टमेंट में, बहुत ध्यान से देखना। सेल ऑफ एसेट, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले से एक मशीनरी दी थी कि 15,000 की एक मशीनरी रखी हुई है, ओके। फिर रिसीट एंड पेमेंट में आपको दिया है, रिसीट साइड में 3,500 में रिसीव्ड हुआ, पर नीचे ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू है 5,000। अब आप एक चीज़ समझो, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि मशीन की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 5,000 थी, बट जब बेचे हमने तो हमें पैसा जो मिला वो मिला 3,500। समझा क्या बोला, 5,000 की चीज़ थी पर बेचने पे पैसा, रिसीट पैसा कितना मिला, 3,500 मिला। अब आप बताओ 5,000 की चीज़ आप 3,500 बेच रहे हो, तो 1,500 का क्या कर रहे हो आप, नुकसान कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब इसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, ध्यान देना। पहले तो ये जो 15,000 की मशीनरी है वो एज इट इज़ आप एसिड में लिख दोगे, एसिड तो सेम एसिड में गिर जाएगा। उसमें से मैंने कितने की मशीन बेच दी, 5,000 की पूरी बेच दी, ये दिख रहा है 5,000, ये 5,000 की मैंने सोल्ड कर दी, लेस कर दिया 5,000, पूरी मशीन बेच दी मैंने 5,000 की, ठीक है। अभी मेरे पास कितने की बची हुई है, 10 की बची हुई है, ठीक है। तो 15 में से पहले 5 हटा दिया मैंने, 10 बचा हुआ, ये हमने कर लिया एसेट साइड में, क्योंकि मशीन को ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, एसेट साइड में होगा। अब 5,000 की चीज़ बेचा कितने में, 3,500 में, नुकसान कितने का होगा, 1,500 का। तो नुकसान हुआ 1,500 का, तो वो आएगा एक्सपेंडिचर में 1,500, 5,000 माइनस 3,500, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, इसका सिनेरियो में चेंज करूं, एग्जांपल 5,000 की चीज़ थी और वो अगर बेचा होता, 5,000 की चीज़ थी और वो अगर बेचा होता, समझ लो 3,500 के बदले 6,000 में, 5,000 की चीज़ थी, बेचा होता 6,000 में, तो 15 में से तो 5 ही माइनस होता, ये तो सेम रहता, ठीक है। अब 6 में बेचा, 5 की चीज़ थी, मतलब 1,000 का क्या हुआ, मुनाफा, प्रॉफिट हुआ, तो वो इनकम साइड में आता, यहाँ पे आता 1,000 इनकम साइड में आता कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये मशीनरी बेचना है, फर्नीचर बेचना है, एसिड्स वगैरह बेचना, बिजनेस का डे टू डे वर्क थोड़ी है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक प्रॉपर समझ में आया। ये केस में प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी होता है, सिनेरियो समझ में आया कैसे इसको पुट ऑन करना है, ओके। अच्छा, एंट्री वाइज देखना चाहोगे तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला भाई मेरे को, कैश तो मेरे को 3,500 ही मिला, एसिड बढ़ा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,500 आया और मशीनरी मेरा 5,000 से कम हो गया, इसलिए मशीन में से 5 माइनस हुआ, 1,500 का ये रिकॉर्ड हुआ, और 3,500 आप बोलोगे सर 3,500 तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो 3,000 का मतलब ही, 3,500 का मतलब ही क्या था भाई, 3,500 हमें कैश मिल गया है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ नथिंग, मैंने बताया था वो कैश अकाउंट है, तो कैश के डेबिट में 3,500 पैसा आ चुका है, तो उसको दोबारा क्या रिकॉर्ड करेंगे,
तो 3,500 पैसा आ चुका है, वो कैश में रिकॉर्ड हो चुका है डेबिट साइड में, ठीक है। पैसा ही आता है ना रिसीट साइड में, तो पैसा आ चुका है तो वो रिकॉर्ड हो चुका है। हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, समझा। नेक्स्ट सिनेरियो है डेप्रिसिएशन। नॉर्मल है डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट में भी आप करते हो, यही चीज़ सेम आपको कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट में भी मिल सकती है। इसमें थोड़ा सा मैंने डेट्स कवर किया क्योंकि कैसा है ना, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ एसिड होते हैं, फिर बीच में भी कुछ एसिड परचेज करता है, तो कैसे उसको सॉल्व करना है उसके बारे में ये एडजस्टमेंट कवर करता है। यहाँ ध्यान देना, ओपनिंग में आपको मशीनरी दी है 15,000 की, पेमेंट साइड में दोबारा आपने मशीन खरीदी है 5,000 की। कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो पहले से कितनी मशीन थी? 15,000 की थी, दोबारा आपने मशीन खरीदी 5,000 की। अब पेमेंट साइड में देखो मशीन भी आया, तो ये हो गया आपका एसिड ही हो गया। अब ध्यान दो, पूरा का पूरा 15,000 है, पूरा का पूरा 15,000 एसिड में आ जाएगा। फिर वापस से 5 का खरीदा, वो भी पूरा का पूरा एसिड में आ जाएगा। डन, इतना भी समझ में आया। अब हमें एडजस्टमेंट में ये दिया है डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%, कि 10% से हमें मशीन की वैल्यू कम करनी है। जो 15,000 की मशीन है वो तो पूरे साल यूज़ हुई ना, ओपनिंग से लेके पूरा क्लोजिंग तक आ गई ना, तो 15,000 पे पूरा 10% निकलेगा। ये देखो, एक मिनट, 15,000 पे पूरा 10% निकलेगा। ये देखो 15,000 पे 10% कितना आ गया? 1,500। अब 5,000 पे भी 10% निकलेगा, 5,000 पे भी 10% निकलेगा, लेकिन कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। क्यों 6 महीने? क्योंकि उसने कब परचेज़ किया था बच्चा? 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर के बाद गिनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। जैसे ही अक्टूबर आ जाएगा समझ जाना, गांधी जी का बर्थडे याद रख लेना, 2 अक्टूबर आता है, तो 1 अक्टूबर वही, तो 6 महीने का गैप होता है, ठीक है। गांधी जी के बर्थडे का पहले हुआ 6 महीना और बाद हुआ तो 6 महीना, ठीक है, ओके। अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 250 रुपया। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1750। तो ये तुम्हारा आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे? एसिड से माइनस, और जब माइनस कर रहे हो तो क्या कर देना बेटा? क्रॉस एक्सपेंडिचर में लिख देना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, समझा। 15,000 पहले पूरा का पूरा उतरेगा, फिर 5 भी उतरेगा, नॉर्मल ये बैलेंस शीट में उतर जाएगा ऐसे साइड में। नाउ विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 15 के ऊपर पूरे साल का, 5 के ऊपर 6 महीने का। डेप्रिसिएशन आया 1750, एसिड से माइनस होगा और दूसरा जाएगा एक्सपेंडिचर में। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, प्लीज़ ध्यान देना, एक जगह लिख के भूल मत जाना, ठीक है। ओके, लास्ट वन। जैसे मैंने कहा था कि कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इन्फॉर्मेशन दी होती है और हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अब क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है? वाई टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? क्यों बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट हमें इसलिए बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड, याद रखना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है आइदर इन एडिशन इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिए तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है या कैपिटल फंड दिया हुआ है तो मत करना मगजमारी। लेकिन अगर कैपिटल फंड नहीं है और ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कोई ना कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन में, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करोगे तो ये चीज़ ध्यान देना कि हमें ना रिसीट एंड पेमेंट से रिवर्स इन्फॉर्मेशन निकालनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको दी रहेगी वो तो आप कर लोगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है या बिल्डिंग फंड दिया है वो आप लिख दोगे लाइबिलिटी में। अदर कोई भी एसिड दिए हैं, बैंक दिया है या वह क्या बोलते हैं फर्नीचर दिया है, मशीनरी दिया है, इक्विपमेंट दिया है, कोई भी स्टॉक दिया है, वो सब आप लिख दोगे एसिड साइड में, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, रिसीट एंड पेमेंट में सबसे पहले लाइन पे लिखा होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है कि हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस आया कहाँ से होगा? क्लोजिंग से। पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वहाँ से आया होगा। तो ये देखो एरो दिख रहा है, ये कैश। तो ये वाले अमाउंट को एसिड साइड में लेना भूल मत जाना। बहुत सारे बच्चे जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ये वाले फिगर को लेना भूल जाते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी रिसीट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में या तो कैश रहेगा या तो बैंक रहेगा, कैश या बैंक में से दोनों अगर अमाउंट रहे, ऐसा मतलब खाली कैश ले लिया, कैश या बैंक दोनों अगर अमाउंट हुए, नाम लिखे हुए, दोनों ले लेना, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दोनों का आएगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट इज कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट। तो आपका दोनों कैश या बैंक अमाउंट ऐसी साइड में आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के। डन। तो ये पहली चीज़ें जो भूल जाते हैं वो ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक करोगे
तो पहले ही मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये प्लीज़ भूलना मत, रिसीट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया वो कैश में ले लेना अपना एसेट साइड में, ओपनिंग एसेट साइड में। अब अगर कोई एनी लास्ट ईयर रिसीट है, मतलब इस साल का पैसा नहीं है, लास्ट ईयर का कोई पैसा है, ठीक है, तो लास्ट ईयर का कोई पैसा है, उसमें साल लिखा रहेगा लास्ट ईयर को रिसीव्ड है, या फिर ईयर लिखा रहेगा। जैसे कि इस साल क्या बन रहा है अपना 20 to 23, तो 2023 समझ जाना कि पिछले साल के एसिड में आएगा। सेम पेमेंट साइड में एनी लास्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड, अपना करंट ईयर आपको मालूम है, करंट ईयर हमारा है 23-24, करंट ईयर हमारा क्या है 23-24, तो 22-23 लिखा है, ठीक है, या फिर लिखा है फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर या तो वर्ड लिखा है या तो ईयर लिखा होगा, स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन में ईयर लिखा होगा, तो ईयर से समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो अपना करंट ईयर है ही नहीं, ये तो लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर है तो ये देख लेना कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। समझा? पक्का? क्योंकि पेमेंट साइड में अगर ये हुआ और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हुआ तो ये तो नलीफाई हो गया ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब मेरे को इतना भरना था, यहाँ पे पेड कर दिया, बात ख़त्म। भाई समझ लो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में लिखा है रेंट मेरे को 5,000 देना था, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, पे कर दिया, बात ख़त्म हो गई, नलीफाई हो गया। समझा? ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत ध्यान से बनाना, इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दी रहती है। मेजरली बच्चे एक ही चीज़ भूलते हैं, वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन का कैश, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे मैंने सब सिनेरियो कवर कर दिए हैं, फिर भी कोई डिफ़िकल्टी अराइज हो तो आप बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी एक लेक्चर कवर कर लेंगे। बट जितने भी सारे सिनेरियोज़ हैं हमने कवर कर लिए, सब्सक्रिप्शन से लेके सारे एक एक चीज़ें को, आप उसको खाली रिवाइज़ करो, वीडियो को 1 या 2 बार देखो आराम से, और सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सो दैट के मोटिवेशन हो मुझे भी कि भाई ये कुछ करा रहा हूँ, कुछ तो बच्चों को फ़ायदा हो रहा हो।